नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। आज जो पढ़ने जा रहे हैं ये है वैक्केवियस, ईएमआरएस और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड। ग्रेड प्लस कह सकते हैं हम कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिहास शब्द की उत्पत्ति। किसकी बात करें? इतिहास शब्द की उत्पत्ति। इतिहास शब्द की उत्पत्ति वह है इसमें इति है और आज से हुई है, जिसमें इति का अर्थ होता है ऐसा, है का अर्थ होता है का अर्थ है निश्चित ही, आज का अर्थ है था या घटित हुआ। अब बात करते हैं विद्वानों द्वारा इतिहास की जो परिभाषाएं दी गई थी वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हेरोडोटस, जो हिस्टोरिका के रचनाकार थे, जिसे विश्व में इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी विश्व इतिहास का जनक है वो कौन है? हेरोडोटस है। इन्होंने जो परिभाषा दी थी वो थी सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। यानी हेरोडोटस के द्वारा जो परिभाषा दी गई है इतिहास की वो है सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। फिर बात करते हैं महर्षि वेदव्यास की, जो भारत के इतिहास जनक माने जाते हैं। यानी भारत में इतिहास जनक कौन माने जाते हैं? महर्षि वेदव्यास, जिनके द्वारा लिखी गई रचना है महाभारत। इनके द्वारा जो रचना महाभारत लिखी गई, इसमें इन्होंने इतिहास की जो परिभाषा दी थी वो क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम सत्य आख्यानम इति इतिहास मुच्यते। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त आख्यान वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अगले विद्वान हैं कार्लाइल, जिसे कार्लाइल भी बोला जाता है। इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो परिभाषा है इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। इतिहास कैसा दर्शन है? जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। अगर इसकी परिभाषा को याद करने का जो शॉर्ट तरीका है वो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि कर ले दर्शन, यानी ये इसको हम ट्रिक के रूप में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, यानी कार्लाइल की जो परिभाषा है वो इतिहास एक ऐसा दर्शन जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर दी गई है। उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है? सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब अर्थात परिणाम है। इस आंतरिक विकास प्रक्रिया को खोजने का नाम ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। यानी इनके द्वारा जो रचनाएं, जो परिभाषा दी गई है रचनाओं के प्रति इतिहास से संबंधित, तो वो क्या? बाह्य विकास और आंतरिक विकास का परिणाम माना गया। यानी आंतरिक विकास प्रक्रिया को खोजने का नाम ही क्या माना है? इतिहास माना है। अगले विद्वान है हीगल के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है? इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु घटनाओं के पीछे कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्य कारण श्रृंखला को खोजने का नाम क्या है? इतिहास है। अब अगर इसको याद करना है तो हीगल को हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हीटर पढ़ना पड़ेगा। और हीटर किससे बनता है? श्रृंखलाओं से बनता है। किससे बनता है? श्रृंखलाओं से बनता है। ठीक, तो हमें याद क्या करना है? जिसमें श्रृंखला शब्द आता है वो क्या होगी? हीगल की परिभाषा होगी। फिर बात करते हैं हम डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। रामस्वरूप चतुर्वेदी यानी जो राम है वो न्याय की बात करेगा। तो देखिए परिभाषा क्या है? कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्याय उचित दिखाना ही क्या है? इतिहास है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो परिभाषा दी है उसमें क्या आता है? न्याय उचित, यानी राम है वो क्या करता है? यानी न्याय है वो उचित करता है। क्या करता है? न्याय है वो उचित करता है। और न्याय उचित दिखाना है क्या माना है? इतिहास माना है। अब बात करते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो परिभाषा दी गई थी वो है
तो उससे पहले हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र ने जो परिभाषा दी थी वो किसके आधार पर दी थी? उन्होंने यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर इतिहास की परिभाषा दी है। तो उनके द्वारा जो इतिहास की परिभाषा वो क्या? साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। यानी इन्होंने जो परिभाषा यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर दी उसमें कहा गया है कि इतिहास है वो साहित्य का जो इतिहास है वो बदलती अभिरुचि यानी लोगों की रुचियां बदलती रहती है, संवेदनाओं का इतिहास है जिसका संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। अब बात करते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उनका द्वारा लिखा गया वो मील का पत्थर माना जाता है, यानी उसे ही प्रमाणिक माना जाता है। उसके बाद में बहुत सारे विद्वानों ने उस पुस्तक को आधार मानकर उन्होंने लिखा है। तो इनकी जो परिभाषा है वो क्या है? प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह चित्तवृत्ति प्रत्येक युग में बदलती रहती है। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही क्या है? इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि जिस युग में आप रह रहे हो वहाँ का जो साहित्य है वो कब बदलता है? वह जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है, यानी उनका परिणाम होता है। और जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियाँ बदलती रहती है यानी मन बदलता रहता है, वैसे वैसे साहित्य भी क्या बदलता रहता है। और उसी चित्तवृत्तियों के साहित्य परंपरा को दिखाना ही क्या है? सामंजस्य। उन दोनों में, चित्तवृत्ति और साहित्य दोनों में हमें सामंजस्य दिखाना इतिहास मानना है इन्होंने। अब बात करते हैं इतिहास लेखन की पद्धति। तो इतिहास लेखन की पद्धति है वो कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले जो पद्धति अपनाई गई थी वो थी वर्णानुक्रम पद्धति। इतिहास की प्राचीनतम पद्धति है अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक नहीं, अमनोवैज्ञानिक वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है, वह वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। यानी यहाँ जो बात कही गई है वो क्या कही गई कि वर्णानुक्रम पद्धति है वह मनोवैज्ञानिक और सबसे प्राचीन है, जिसको इसमें क्या होता है? रचनाकारों का जो परिचय होता है ना वह वर्णमाला के वर्ण यानी अक्षरों के अकॉर्डिंग दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाले थे गारसादा तासी। कौन थे? गारसादा तासी, जिन्होंने इसका प्रयोग किया था 1839 ईस्वी में। और उनकी पुस्तक थी इस्तवार द लाल त्रिहत्तर हिंदुस्तानी। कब किया? 1839। इसके बाद हिंदी के विद्वान थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में इस पद्धति का प्रयोग किया। गारसादा तासी तो क्या थे? फ्रेंच विद्वान थे। क्या थे? फ्रेंच विद्वान थे। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का श्रेय भी गारसादा तासी को ही जाता है। अब बात करते हैं कालानुक्रम पद्धति। तो कालानुक्रम पद्धति क्या होती है? वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय उनके जन्म काल के अनुसार दिया जाता है, उसे कालानुक्रम पद्धति थी। यह पद्धति इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय व प्रचलित पद्धति है, अभी भी चल रही है, परंतु यह है क्या? अमनोवैज्ञानिक है। यानी इस पद्धति में क्या होता है? कालानुक्रम पद्धति में जो लेखक होते हैं या रचनाकार होते हैं उनका जो परिचय वो उनके जन्म काल के अनुसार दिया जाता है, ठीक। और यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रचलित भी है, यानी सबसे ज़्यादा प्रिय है ये। इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले हिंदी में थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था वो लिखने वाले थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिनके द्वारा जो रचना रची गई थी वो थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में किया गया था। 1888 ईस्वी में इन्होंने पत्रिका के रूप में लिखा था, पुस्तक के रूप में पूछे तो ये 1889 ईस्वी है, ठीक। अब बात करते हैं हम किसकी? अगली पद्धति आलोचनात्मक पद्धति। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा गुण दोष बताने पर बल दिया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। और आलोचनात्मक पद्धति में रचनाकारों का परिचय तो दिया जाता है लेकिन परिचय से ज़्यादा क्या होता है? उसके गुण दोष बताए जाते हैं। तो इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग करता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी
साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में इस पद्धति का प्रयोग वो किया। फिर बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति वह पद्धति जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का क्या होता है, मूल्यांकन होता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में शास्त्रीय मान्यताएं होगी, भाषा विज्ञान के आधार पर रचनाओं का क्या होगा, मूल्यांकन किया जाए, वह वैज्ञानिक पद्धति थी। प्रयोग, इसका सर्वप्रथम प्रयोग करता थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। कौन थे? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे 1965 ईस्वी में प्रयोग में किया था और उनकी जो रचना थी वो थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब बात करते हैं समाज शास्त्रीय पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति में कहते हैं वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया जाता है। समाज शास्त्रीय पद्धति में क्या होता है, रचनाकारों का मूल्यांकन तो किया जाता है, लेकिन किस आधार पर किया जाता है कि उनके द्वारा समाज को कितना प्रभावित किया गया है, उन्होंने समाज को क्या दिया है, उसके आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उससे क्या कहा जाता है, समाज शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग करने वाले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी वो थी हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया गया। अब बात करेंगे विदेहवादी पद्धति। किसकी बात करेंगे? विदेहवादी पद्धति। यह इतिहास लेखन की नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। यानी इतिहास लेखन की अगर हमसे पूछा जाए नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति विदेहवादी है, जिस पद्धति में रचनाकार का वातावरण, जाति, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा का विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार की समाज को देन आदि सभी आधारों पर रचनाकार का मूल्यांकन किया जाता है, वह विदेहवादी पद्धति। विदेहवादी पद्धति है उसमें क्या क्या होगा, उसमें रचनाकार का वातावरण होगा, जाति होगी, क्षण होगा, युग विशेष की प्रवृत्ति होगी, भाषा का विकास क्रम होगा, शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार की समाज को देन आदि सभी आधारों पर रचनाकार का मूल्यांकन किया, उसे क्या कहते हैं, विदेहवादी पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले विदेहवादी पद्धति का प्रयोग की बात करें तो विश्व साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग करने वाले तेन थे। इसी कारण इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य इतिहास में सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसकी विशेषता क्या होती है, इसमें नामकरण भी दोहरा होता है, जो किसके आधार पर होता है, जो काल के आधार पर व प्रवृत्ति के आधार पर होता है। अब बात करते हैं इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत को अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोतों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। एक तो है अंतः साक्ष्य जो सर्वाधिक प्रमाणिक माने जाते हैं, दूसरा बाह्य साक्ष्य जो निम्नलिखित है, यानी इसमें जो बाहरी जो लोग होते हैं जिनके द्वारा लिखी गई रचनाएं उनके आधार पर किया जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, तो 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, इनका रचना काल है विक्रमी संवत 1625 अर्थात 1568 ईस्वी। रचनाकार गोकुलनाथ हैं। शेष ये दोनों ही रचनाएं गद्य में हैं। इनमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया। सूरदास जी का जीवन परिचय 84 वैष्णव की वार्ता से मिलता है। ये हमने पढ़ा। केवल आज हम पद्धति तक ही ध्यान रखेंगे। ये इतिहास के स्रोत है वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।